हेलो स्टूडेंट्स, इस बार 2023 में अगर आपको हिंदी में प्रिपरेशन करना है, बहुत अच्छे से मार्क्स कैसे लाएं, तो वो हम आपके लिए लेकर आए हैं 2022-2023 के लिए जो हिंदी का सिलेबस है। कैसे पढ़ें इस बार, कैसे प्रिपरेशन करें कि आपके हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स आए। देखो, सबसे पहले करना क्या कि आप हिंदी में 90 और 98 मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि देखो, हम लोगों ने जब एग्ज़ाम दिया तो हम लोगों ने यही 10 से 15 दिन पढ़कर जो हिंदी में है वो 90 मार्क्स आए। तो आपके पास 4 मंथ है और 4 मंथ में पढ़कर आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो। तो देखो, 98 मार्क्स आपको 100 आउट ऑफ हिंदी में नंबर लाना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे से पूरा पेपर करते तो 98 मार्क्स डेफिनेटली एग्जाम में मिलेंगे। लेकिन कुछ की पॉइंट्स है कैसे, देखो बहुत सारे बच्चे हैं इनको प्रॉब्लम्स आती हिंदी पढ़ने में, लेकिन रियलिटी में हिंदी सबसे ईजी सब्जेक्ट होता है। कैसे प्रिपरेशन करें बोर्ड एग्जाम में कि 98 आपको मिले इन बोर्ड एग्जाम। बहुत अच्छी तरीके से वीडियो देखें, तो इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। मेन चीज होता है कि कोई भी काम कर रहा हो उसका सटीक पॉइंट पता होना चाहिए कि काम कैसे करना है। ठीक है, काम तो सारे लोग करते हैं, आप हिंदी तो सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक सटीक प्रॉपर वे जब आपको पता हो जाएगा तो आपको डेवलपमेंट आ जाएगा कि कैसे पढ़े। मेन चीज यही होता है, एक प्लान होना चाहिए हर चीज का। तो देखो, 98 लाने के लिए आपको करना क्या है, जो क्लास 12th की जो हिंदी है, हिंदी की तैयारी 2023 के लिए कैसे करना है, किस तरीके से पढ़ें कि आपको कौन चीज इंपॉर्टेंट। देखो, आपके पास कोई काम है, अगर आप इंफॉर्मेशन लेकर उसका जानकारी कि किस तरीके से पढ़ें और तब जाकर कौन चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट, वो पहले करें, उसके बाद में जो बचे हुए हैं वो बाद में करें। ठीक है, इस तरीके से सटीक कंप्लीट करेंगे ताकि एग्जाम से पहले, यानी मान के चलो 1 मंथ में पूरी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। आपको 4 मंथ है, लेकिन 1 मंथ में ही आपकी हिंदी कंप्लीट करा लेनी। आज से डेली रेगुलर आपको हिंदी की वीडियो मिलेंगी और इन वीडियो को देखकर आप अपनी पूरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2023 की जो प्रिपरेशन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक है, अब याद रखो, पहले सिलेबस। सिलेबस का मतलब होता है पाठ्यक्रम। आपकी हिंदी में सिलेबस क्या है। देखो, आपने हिंदी, सबसे पहले देखो आपकी हिंदी है ना भाई साहब, आपके पास हिंदी है। अब देखो, हिंदी में होता क्या है, बहुत सारे बच्चे उनको डाउट होता है। तो देखो, हिंदी में भाई साहब आपके पास होता है गद्य। गद्य पोर्शन क्या होता है, जैसे आपका पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा है आपका अशोक के फूल। ठीक है, इस तरीके से जो लेसन्स होते हैं वो होते हैं गद्य पाठ। काव्य क्या होता है, जब आप गद्य में चैप्टर्स होते हैं जिनको पढ़ा जाता है, ठीक है, और काव्य में पद होते हैं जो गाए जाते हैं। जैसे आपने 10th में पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, चरण कमल बंदो हर राई, जाकी कृपा पंकु गिरलंगे, अंधे को सब कुछ दर जाए। ठीक है, ऐसे पढ़ा था। लेकिन इसमें क्या है, आपके सिलेबस में क्या है, काव्य क्या होता है, काव्य में पद होते हैं। जैसे काव्य पता है ना, गद्य होता है, गद्य में चैप्टर्स होते हैं और काव्य में पद होते हैं। गद्य में ये चैप्टर्स जो है वो पढ़े जाते हैं और काव्य जो होता है उसमें जो चैप्टर्स होते हैं उनको क्या करना होता है, गाए जाते हैं। जैसे उसमें बेटी खिन्ना एक दिवस में गेह में थी अकेली। तो आप अभी देखो, आपको बुक खोलकर सारी चीजें समझाई जाएंगी, कौन कौन सी चीज कहां पर है, कितने मार्क्स का है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या डिलीट है कोविड के चक्कर में, तो बहुत सारी चीजें बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपके सिलेबस पहले समझ लो, आपको वीडियो समझ में आएगी, पहले आप देख लो बस। ठीक है, इस वीडियो में कॉन्सेप्ट ही बताने जा रहा हूं शुरुआत दौर पर, अगर आप कुछ भी नहीं जानते हिंदी में तो सबसे पहले हिंदी का सिलेबस है। हिंदी में सबसे पहले आता है गद्य पाठ। अब गद्य भी नहीं पता तो आपको सारा कुछ बताया जाएगा। उसके बाद आता है काव्य, और काव्य के बाद आता है संस्कृत, और संस्कृत के बाद आता है व्याकरण। ठीक है, सबसे पहले आता है गद्य, फिर काव्य, फिर संस्कृत, फिर व्याकरण। इस वीडियो में आपको सिलेबस ही बताया जाएगा और बाकी जो सोल्यूशन है वो बाद में प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 98 मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हिंदी को कैसे स्टडी करना है ये याद रखना है 2023 के लिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले देखो, आपके पास गद्य है, काव्य है और संस्कृत है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, गद्य, काव्य और संस्कृत और व्याकरण। व्याकरण आपको लास्ट में होगा। ठीक है, तो आपके जो इंपॉर्टेंट, देखो आप गद्य तो स्टडी कर ले तो गद्य सबसे इजी है। अगर आप एक चैप्टर पढ़ लेते हो तो आप सारे चैप्टर एक जैसे सॉल्व कर सकते हो। काव्य भी इजी, लेकिन संस्कृत सबको डिफिकल्ट लगता है ना भाई साहब, संस्कृत सबको डिफिकल्ट लगता है, संस्कृत है और व्याकरण। तो देखो, सबसे पहले हम आपको संस्कृत और व्याकरण को कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे।
ठीक है। उसके बाद संस्कृत और व्याकरण होने के बाद गद्य और काव्य की बारी आएगी। तो हम अब संस्कृत को पूरा सॉल्व करेंगे और संस्कृत के जितने चैप्टर हैं उनके सारे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद ठीक है, उसके बाद जो है वो सारे वीडियोस कंप्लीट कर, पहले संस्कृत और उसके बाद व्याकरण। तो सबसे पहले हम संस्कृत और उसके बाद व्याकरण कंप्लीट करेंगे। तो अब हम संस्कृत में देखते हैं संस्कृत का सिलेबस क्या है। तो मेरी बात सुनो, आप सब कुछ भूल जाओ, हिंदी में आपने इतना सब मैंने बताया कि हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हिंदी की तैयारी 2023 में कैसे करना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो चैप्टर तो मैंने बताया नहीं। तो सबसे पहले देखो, सबसे कठिन काम करो, कहते हैं ना कि पहले कठिन काम पूरा करो, आसान काम खुद ब खुद पूरे हो जाते हैं। तो सबसे पहले हिंदी में बस याद रख लो, अभी नहीं पता तो हिंदी में बेटा गद्य होता है, काव्य होता है, संस्कृत होता है, व्याकरण होता है। अब हम आपको बता भी देंगे कि गद्य, काव्य और संस्कृत क्या होते हैं और व्याकरण क्या होता है। तो सबसे पहले संस्कृत, आपको 12th में आगे 10th में आपने पढ़ा होगा गद्य, काव्य, ये सारी चीजें बेसिक चीजें आपको सबको बताऊंगी। तो अब संस्कृत क्या होता है, अब देखो संस्कृत में कितने चैप्टर्स हैं। तो पहले संस्कृत कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले संस्कृत पे आ जाओ। तो संस्कृत में कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ये पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो संस्कृत में पहला चैप्टर है जो आपका, तो संस्कृत में कितने चैप्टर्स हैं। तो संस्कृत में आपको टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, देखो संस्कृत सबको भाई साहब डिफिकल्ट लगता है, तो इसीलिए मैंने पहली वीडियो संस्कृत पे ही बनाई है। ठीक है, ताकि आपको रियलाइज हो जाए कि हिंदी में हम इजीली 98% ला सके। ठीक है, बहुत अच्छे से देखें ताकि ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, वीडियो शायद बड़ी हो लेकिन पहला चैप्टर कंप्लीट कर देंगे वीडियो में। पहले आप बेसिक जाने थोड़ा कि संस्कृत जो है ना उसमें 5 चैप्टर्स हैं। तो पहला चैप्टर जो है आपका वो है आत्मक। देखो कोविड के चक्कर में बहुत सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं, लेकिन पहला चैप्टर वैसे जो आपको पढ़ना है वही बताऊंगा, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, ये फर्स्ट चैप्टर है। और सेकेंड चैप्टर है आपका संस्कृत भाषा महत्तम, संस्कृत भाषाया महत्व, महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व। ठीक है, पहला है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, दूसरा है संस्कृत भाषा महत्तम, और थर्ड जो आपका चैप्टर है वो है जातक कथा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार 2022 में जातक कथा के ही क्वेश्चन आए हैं। जातक कथा, जातक कथा का मतलब होता है जानवरों की कथा। इसमें जानवर लोग अपनी कथा करते हैं। ठीक है, और कहते हैं ये लोग कि जानवरों में राजा होता है, मनुष्यों में राजा होता है, लेकिन पशु जो होते हैं ना, उसमें पशु जो होते हैं पक्षी लोग, उनमें कह रहे हैं हम में राजा नहीं होता है। फिर चौथा चैप्टर है महामना मालवी। ठीक है, महामना मालवी। और फिफ्थ है पंचशील सिद्धांत, पंचशील सिद्धांता, पंचशील सिद्धांता, यानी पंचशील सिद्धांत क्या होते हैं। देखो भाई साहब, संस्कृत में आपको ये 5 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, 5 चैप्टर पढ़ने हैं संस्कृत में, और भी हैं 1-2 चैप्टर जो ये गद्य है ना। ठीक है, ये याद रखो, संस्कृत में आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। उसके बाद एक चैप्टर और पढ़ लेना है सुभाष रत्नान, बस सुभाष रत्नानी, सुभाष रत्नानी करके, सुभाष रत्नान करके एक चैप्टर है जिसको और स्टडी करना है, और उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, यानी 6 चैप्टर कंप्लीट है। तो पहले संस्कृत जो है, संस्कृत में कितने चैप्टर हैं आपके? 6 चैप्टर हैं, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, और संस्कृत भाषा महत्तम, जातक कथा, महामना मालवी, पंचशील सिद्धांत और सुभाष रत्नान। तो पहला संस्कृत का जो पहला चैप्टर है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आपको सिलेबस देखो, आपको पता चल गया ना। अब आप भूल जाओ, कुछ भी नहीं, सब कुछ भूल जाओ। अब आप ये याद रखो कि हमें संस्कृत पढ़नी है और बाकी कुछ भी नहीं तैयार करना है। तो संस्कृत तैयार होने के बाद हम जो भी पढ़ाना है हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, क्योंकि देखो हमें पता है कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है ताकि आपके एग्जाम में नंबर अच्छे आए। ठीक है, क्योंकि संस्कृत आपको सबको डिफिकल्ट लगती है, सबको कठिन लगती है।
तो पहला चैप्टर है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। तो सारे क्वेश्चन कराएंगे, देखो जो इंपॉर्टेंट हो वही हम कराएंगे, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे। और मेरी बात सुनो, हमने अपने स्टूडेंट्स को भी, जब मैं हिंदी पढ़ाता हूँ तो उनके भी बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है, उनके भी बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि हम उनको वही चीज पढ़ाते हैं जो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो और डायरेक्टली एग्जाम में आए, ठीक है, फालतू कुछ नहीं पढ़ाना। क्योंकि वैसे भी हम मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं है जो हम सारी चीजें पढ़ें, ठीक है। तो पहला चैप्टर है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, ये चैप्टर को करते हैं। तो स्टूडेंट, जो आपका पहला चैप्टर है संस्कृत आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, तो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है, पहले मीनिंग, इस चैप्टर का मीनिंग समझ लो, ठीक है। जब तक आप मीनिंग नहीं समझोगे, आप स्टोरी जान लोगे ना, देखो वैसे बहुत सारी वीडियोस हैं लेकिन इस वीडियो में कुछ यूनिक होने वाला है, क्योंकि कुछ फंडा है। देखो मेरे पढ़ाने का फंडा कुछ अलग है, आप यूनिकनेस इस वीडियो में, जैसे हम कोई कहानी सुनते हैं ना और कहानी के माध्यम से हम बहुत अच्छे से हर चीज सीख जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ होने वाला है इस वीडियो में। मैं आपको कुछ कहानी बताऊंगा इस चैप्टर से रिलेटेड, और जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिकली, देखो इस वीडियो में सिर्फ पहला ही पैराग्राफ कराऊंगा, नेक्स्ट पैराग्राफ में अगली वीडियो में, हो सकता है ये चैप्टर 2 वीडियो में आए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक बताया, ठीक है, जिसमें आपको पता चल गया कि आपको संस्कृत में क्या पढ़ना है। पहले आप डाउट छोड़ दें, संस्कृति पहले कवर करना है, उसके बाद कुछ और पढ़ना है। आपको पहले स्टोरी बताता हूं। तो चैप्टर का नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। तो देखो सबसे पहले इसकी स्टोरी क्या है, सबसे पहले देखो यह चैप्टर है आपके पास आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। तो देखो इसकी स्टोरी क्या है, इसमें एक ऋषि होता है, एक ऋषि होता है, एक होते हैं ऋषि, और ऋषि होता है ना, उसकी कहते हैं ना हर इंसान का एक फैमिली होता है, ठीक है, बहुत अच्छे से देखें, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, आपको समझाने की एक सटीक प्रॉपर वे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे वीडियोस तो बहुत है, रियलिटी में आप देख लेना, लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद एक कॉन्सेप्ट पता हो जाएगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 मिनट या 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि वीडियो भले ही लंबी हो जाए लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि पहला फंडा समझ में आ गया ना तो पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाएगा। तो एक ऋषि थे, उनकी 2 वाइफ थी, देखो एक नहीं थी, ऋषि की जो थे, और ऋषि की 2 वाइफ थी। और ऋषि थे कौन, ऋषि थे भैया याज्ञवल्क्य। ऋषि का नाम था यज्ञवल्क्य, यज्ञवल्क्य, ठीक है, यज्ञवल्क्य जो थे वो ऋषि थे, ठीक है, ऋषि थे भाई साहब यज्ञवल्क्य। बस आप स्टोरी याद रख ले, पूरा चैप्टर ऑटोमेटिकली आपको इजी वे से समझ में आ जाएगा। ऋषि जो थे याज्ञवल्क्य थे, उनकी 2 वाइफ थी, उनकी 2 वाइफ, तो 2 वाइफ थी। इनकी 2 वाइफ कौन थी? सबसे पहली वाइफ जो थी वो थी मैत्री, एक वाइफ थी मैत्री, ठीक है, एक थी मैत्री और दूसरी थी कातन्या, दूसरी थी कातन्या, ठीक है। तो आपने क्या सीखा, आपने इस चैप्टर में, देखो ये चीजें मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, क्योंकि जैसे मैं पढ़ता हूं, जैसे मुझे, देखो मुझे संस्कृत बहुत कठिन लगती थी, मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैंने जिस तरीके से आपको समझ में आए एक प्रॉब्लम बनाई, जैसे कि मेरे अंदर फीलिंग्स उठती थी, मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा था, ऐसे आपको भी समझना। तो एक ऋषि थे, और ऋषि थे याज्ञवल्क्य, उनकी 2 वाइफ थी, एक मैत्री थी और एक कातन्या थी, मैत्री और कातन्या। तो देखो अब क्या करते हैं, इन्होंने फैमिली अपनी चला रहे थे, अच्छे से रह रहे थे घर पे। एक दिन ऋषि ने क्या कहा, एक दिन ऋषि जो कौन थे, वो थे याज्ञवल्क्य। अब याज्ञवल्क्य एक दिन अपनी वाइफ मैत्री से कहते हैं, मैत्री से कहते हैं कि मैं घर बार छोड़ देना चाह रहा हूं। देखो याज्ञवल्क्य जो ऋषि हैं, अपनी, उनकी 2 वाइफ है मैत्री और कातन्या, लेकिन कातन्या से नहीं कहा और मैत्री से कहा। किससे कहा? मैत्री से कहा कि हे मैत्री, मैं अपना परिवार छोड़ देना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? परिवार को छोड़ देना हूं, और फैमिली को छोड़कर उदय आसन में जाना चाहता हूं, परिव्रज नामक अन्य स्थान पर। यानी जानते हो, जैसे घर बार लोग छोड़ देते तो कहां जाते? जंगल में। कहां जाते? जंगल में। और ये जंगल में जाना चाहते हैं, वहां पर मतलब कह रहे हैं कि अपना जीवन साधु की तरह व्यतीत करना चाहते हैं, कुछ अच्छे कर्म करना चाहते हैं, ये याद रखो। सबसे पहले कौन? ऋषि कौन थे? याज्ञवल्क्य, उनकी 2 पत्नी थी मैत्री और कातन्या। और देखो मैत्री जो थी वो इनकी प्री वाइफ थी, प्री वाइफ थी, मतलब इनको ज्यादा मानती थी, और जो कातन्या थी
वो नहीं मानती थी। कातन्या को एक ही चीज प्यारा था, वो था धन। क्या प्यारा था? धन। लेकिन जो मैत्री वाइफ थी उसको धन प्यारा नहीं था, उसको याज्ञवल्क्य प्यारे थे। उसको याज्ञवल्क्य प्यारे थे। वो कह रही थी कि मेरे लिए याज्ञवल्क्य ही सब कुछ है, मेरे पति ही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन कातन्या कहती थी कि मेरे पति हो ना हो, लेकिन उनकी संपत्ति, वो संपत्ति में मरती थी। तभी जब याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैं घर बार छोड़कर अन्य स्थान, यानी जैसे जंगल होते हैं या कई स्थान होते हैं जहां पर लोग तपस्या करने के लिए जाते हैं, तो ये जाना चाह रहे थे। तो इन्होंने कातन्या से नहीं कहा, मैत्री से कहा, क्योंकि मैत्री उनकी प्री वाइफ है, क्योंकि उनके बारे में ही, उनसे ही पर्सनल बातें आप उसी से करते हैं जो इंसान आपका प्री होता है। तो उन्होंने कहा, तो ये बातें कहने के बाद उन्होंने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं घर बार छोड़कर जाना चाहता हूँ, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने कहा, इसीलिए मैं तुम्हारा मैत्री का और कातन्या का, मैत्री और कातन्या का क्या करवा दूं? बंटवारा करवा दूं। क्या करवा दूं? जैसे ये संपत्ति है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो संपत्ति है उसका मैत्री तुम्हारा और कातन्या का क्या करवा दूं? बंटवारा करवा दूं। बंटवारा करवा दूं। तो ये बंटवारा करवा देते हैं। तो इन्होंने, मैत्री ने कहा कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे धन, मैत्री ने कहा मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए। लेकिन कातन्या मान गई। कातन्या को क्या चाहिए? धन चाहिए, और मैत्री को धन नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि कातन्या जो है वो, कातन्या नाम ही ऐसा कातिल जैसा है, और मैत्री नाम ही मित्र जैसा है, यानी वो धन से लगाव नहीं रखती है, और कातन्या जो है वो धन से लगाव रखती है, ठीक है। स्टोरी समझ में आई? इतना समझ में आया? ठीक है। तो मैत्री कहती है कि मुझे धन नहीं चाहिए, कहती है, और मैत्री क्या कहती है? अगर आपकी ये सारी संपत्ति मुझे मिल जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? क्या मैं अमर हो जाऊंगी? किसने कहा? मैत्री ने कहा, अगर मुझे ये सारा धन मिल जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं। याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा, मैत्री ने कहा, जिस धन से मैं अमर नहीं होंगी उस धन का मैं क्या करूंगी? और वो मना कर देती है ऐसा करने से, वो सारा धन लेने से मना कर देती है। कौन? मैत्री। लेकिन कातन्या को चाहिए धन, कातन्या को धन चाहिए, लेकिन मैत्री क्या कहती है? मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे ही कुछ कहते हैं। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि भाई साहब, कि याज्ञवल्क्य मैत्री से कहते हैं कि कोई भी इंसान धन से अमर नहीं हो सकता। मैत्री से कहते हैं कि मैत्री तुम अमर तो नहीं होगी, लेकिन अगर आपका धन मिल जाएगा तो आपका जीवन वैसे होगा जैसे धनवान व्यक्ति का होता है ना। जैसे धन मिल जाएगा इनको, तो जैसे धनी, जैसे पैसे वालों का जीवन होता है। कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा बंटवारा करवा दूं, मैं जा रहा हूं इस घर बार को छोड़कर उच्च स्थान पर जाना चाहता हूँ। उच्च स्थान जैसे जंगल हो या कोई अच्छे स्थान को उच्च स्थान ही कहते हैं। तो कह रहे मैं जा रहा हूँ, इसलिए मैत्री तुम्हारा और कातन्या का बंटवारा करवा दूं। तो बंटवारा करवाते हैं। तो उन्होंने कहा, मैत्री कहती है कि हे प्रभु, हे स्वामी, अगर मुझे ये धन मिल जाएगा तो उससे क्या मैं अमर हो जाऊंगी? तो याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, आप अमर नहीं होंगी, लेकिन जैसे धनवानों का जीवन होता है वैसे ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। तो वो इनकार कर देती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कहते हैं, उन्होंने समझाया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। क्या समझाया? ये चैप्टर बहुत अच्छा मोटिवेशन देगा कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूं, राइटिंग कट गया। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। क्या इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये कह रहे हैं कि मैं आपके लिए प्रिय हूं, कि कोई भी पति उस पति के लिए प्रिय नहीं होता है। जैसे मान लो कोई भी पति है और एक वाइफ है, तो क्या वो वाइफ अपने हस्बैंड से, अपनी पति से प्रेम क्यों करती है? लव करती है। वो लव का मतलब प्रेम। तो प्रेम क्यों करती है? वो प्रेम भैया अपने मतलब के लिए करती है, क्योंकि उसको अच्छे कपड़े चाहिए, उसको अच्छे कपड़े चाहिए, ठीक है, हर चीज चाहिए, इसीलिए वो उससे प्रेम करती है। और ऐसे भी कहते हैं कि कोई भी पत्नी
वो उस पत्नी के लिए प्रिय नहीं होती है, वो खुद की कामना के लिए, मतलब आपकी पत्नी वाइफ जो होगी वो इसलिए प्रिय नहीं होगी, वो आपको अपने मतलब के लिए प्रिय होती है ना। जैसे आप उससे मतलब क्या निकालोगे कि आपकी परिवार को, आपके परिवार की हेल्प करे, ठीक है, आपकी हेल्प करे, आपके बच्चों की हेल्प करे, है ना। तो वो अपने आप अपने काम से अगर आपकी फैमिली का हाथ ना बटाए, ठीक है, अगर आपकी फैमिली का हाथ ना बटाए तो आप भी उससे प्रेम करना बंद कर दोगे। ऐसे करें, आपका पुत्र है, आप अपने पुत्र से कैसे प्रेम करते हो? आपका पुत्र बड़ा हुआ, आपका बेटा बड़ा हुआ, अगर आपका बेटा आपको हेल्प नहीं करता, आपकी मदद नहीं करता है, तो वो भी आपका प्रिय नहीं होगा ना, आप उससे भी नफरत करने लगोगे। ऐसे कहते हैं, या ऐसा धन होता है ना, जैसे धन है, सबसे पहले समझो कि जैसे आपकी वाइफ है, कह रहे हैं कि आप जो वाइफ है आपसे आपसे प्रेम इसलिए करती है क्योंकि आप उसकी केयर करते हो, आप हर चीज़ अच्छी चीज़ें ला कर दे रहे हो। अगर आप ऐसा करना बंद कर दो तो वो भी आपसे प्रेम करना बंद कर देगी। इसका मतलब इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। और सेकेंड चीज़ है कि जैसे आपकी पत्नी है, तो पत्नी से भी इंसान इसीलिए प्रेम करता है कि वो उसकी फैमिली को खुश रखे, उसे खुश रखे और पूरी फैमिली को सही चलाए, बच्चों को सही चलाए, ठीक है। इसीलिए वो प्रिय होती है, खुद के मतलब के लिए। अगर वो आपको रोटी ना दे, कुछ भी ना दे, तो आप उससे प्रेम नहीं करोगे। नेक्स्ट बात है, ऐसे बच्चों पे आती है, तो आपके बच्चे आपको क्यों प्रिय हैं? आपके बच्चे आपको इसलिए प्रिय हैं, आप इसलिए बड़े करते हो उनसे कि बड़े हों, बड़े होकर फैमिली का केयर करें, ठीक है, हमारी देख रेख करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप भी उनसे लब नहीं करोगे, आप उनको अपना नहीं समझोगे, ठीक है। तो ऐसे कहते हैं, इस दुनिया में कोई किसी के लिए प्रिय नहीं होता है, खुद की कामना के लिए, मतलब खुद के मतलब के लिए प्रिय होता है, ठीक है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं कोई किसी का प्रिय नहीं होता, अगर मतलब है तो वो प्रिय होता है, वरना कोई प्रिय नहीं होता है। ये चैप्टर में याज्ञवल्क्य ने यही बताया है। किसने? याज्ञवल्क्य ने बताया। तो सबसे पहले पूरी कॉन्सेप्ट समझ गए। चैप्टर हो सकता है बड़ा जाए थोड़ा, 20-22 मिनट से ज़्यादा भी वीडियो 30 मिनट की होगी, ठीक है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, इस कहानी में ये कहानी बता रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरा मोटिवेशन के साथ आपको पूरा सबको समझाऊंगा। देखो ये चैप्टर है आपके पास, देख सकते हैं कि आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, इसकी टोटली हिंदी में करवाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगा। लेकिन आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट जरूर आना चाहिए। आपने ये वीडियो देख ली, ये सारी चीजें समझ ली, अब ये वो कॉन्सेप्ट है जो उसमें समझाना है मुझे। तो सबसे पहले याज्ञवल्क्य ने, याज्ञवल्क्य ऋषि थे, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर का नाम है। ऋषि थे याज्ञवल्क्य, उनकी दो वाइफ थी, मैत्री और कात्यायनी। मैत्री जो थी वो प्रिय थी, अच्छी थी, कात्यायनी की हैबिट अच्छी नहीं थी। तो ऋषि जो थे याज्ञवल्क्य, उन्होंने कहा कि मैं घर बार छोड़कर तपस्या पे जाना चाहता हूं, तो इसीलिए मैं घर बार छोड़ना चाहता हूं, तो तुम्हारा मैत्री और कात्यायनी तुम दोनों का बंटवारा करवा दूं। तो संस्कृत में बंटवारा करने को विच्छेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? विच्छेदन। तो बंटवारा करवा दूं। तब इन्होंने कहा कि बंटवारा करवाओगे तो मुझे क्या दोगे? तो उन्होंने कहा धन देंगे। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं आप वो धन दे देंगे मुझे, तो उससे क्या मैं अमर हो जाऊंगी? तो याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं, कोई भी इंसान धन से अमर नहीं हो जाता। धन अलग चीज है लेकिन अमर अलग चीज है। अगर ऐसा होता ना, जिसके पास ज्यादा धन हो तो अमर हो जाते, है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि अमरता की तुलना धन से नहीं की जा सकती, ठीक है। ये बोलती है कि यद्यप सर्वा पृथ्वी वित्तेनम अहम स्यात्, कि यदि मुझे पूरी धरती का जो धन मिल जाए तो उससे क्या मैं अमर हो जाऊंगी? तो याज्ञवल्क्य ने उन्हें कहा नहीं, जैसे लेकिन आप अमर तो नहीं होंगे, लेकिन जैसे धनवानों का जीवन होता है वैसे तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। तो मैत्री कहती है जिससे मैं अमर नहीं होंगी उस धन का मैं क्या करूंगी, और मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए ये सारी चीजें। तो याज्ञवल्क्य समझाते हैं कि आप ये समझते हो कि मैं आपका हूं, लेकिन इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए होते हैं। इस बात चैप्टर में ये सारी चीजें बताई हैं याज्ञवल्क्य ऋषि ने। तो आप समझ गए हो, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ मतलब आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही सब कुछ है। अगर मानो तो सब कुछ है, जिसको जैसा मानो वैसा है, वरना कुछ नहीं है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ मतलब इसका मतलब है आत्मा ही सब कुछ है। तो इस चैप्टर में हमने आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। अगर आपको कोई भी बेनिफिट मिलता है, आपको कोई भी बेनिफिट मिल रहा है, तो भाई कमेंट में जरूर लिखें। तब आप कमेंट में लिखते हो ना, तो हमें पता चलता है कि आपको क्या वीडियो, इस वीडियो को देखकर क्या अच्छा कुछ, या कुछ जो भी जैसा भी आपको अच्छा, या जैसा भी आपको सीख मिले, तो हमें पता तो चले कि आपको कैसा रिक्वायरमेंट है वीडियो की,
अगर कोई वीडियो चाहिए आपको तो उसका मैथ से रिलेटेड, देखो वैसे ही मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो हमारे चैनल पर बेसिकली ज़्यादा अपलोड करी जाती है, लेकिन हिंदी की प्रॉब्लम बच्चों को ज़्यादा थी, इसलिए हमने हिंदी की वीडियो बनाई। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी दे रहा हूँ, अभी इसको देखने के बाद अभी देख लो, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, ठीक है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर, उसका पूरा विस्तार पूर्वक गद्यांश लिखूंगा, नीचे उसकी हिंदी लिखूंगा और बहुत अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू वांट टू एनी वीडियो रिलेटेड मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, then write in the comment box. I will give solution of that particular video. If you want any help to me, I will definitely help you.